नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीकली डायलॉग्स में। और हमारे साथ है आबास मलदैया। We are going to talk to him about how he got disillusioned from Marxism/communism. मैं इनका आपको परिचय करा दूं। ये एक आर्किटेक्ट है प्रोफेशनली, और उसके अलावा ये ऑथर भी हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है मोदी अगेन करके। ये कॉलमनिस्ट भी हैं, आपको अक्सर इनके लेख दिख जाते होंगे। और इसके अलावा ट्विटर पे ये रिसर्च बेस्ड ट्विटर थ्रेड्स लिखने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और आज हम इनको एंगेज करेंगे इनके एक खास जो इनकी विशेषता है, और वो ये है कि ही वॉज अ कम्युनिस्ट and now he is an ex-communist. So we will discuss with him कि ये ex-communist कैसे बने। पहले बात तो ये, आवास जी प्लीज टेल अस कि आप कम्युनिस्ट बने कैसे। So ये जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है, और आई ऑलवेज से, मैं हमेशा ये बताता हूँ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था या फिर जो भी ये जर्नी मैंने तय की है, ये अपने आप में लाइफ टाइम में इसको याद रखने वाला हूँ। बिकॉज एक छोटी सी इंसिडेंट थी जिसने कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया मेरे लाइफ में। बट उससे पहले इफ आई डू अ बिट ऑफ रिमाइंड कि कैसे ये कहानी शुरू होती है। सो आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन कॉल्ड हजारीबाग इन झारखंड। काफी छोटा सा शहर है, और इट्स दो एंड माय फैमिली फर्दर बिकम्स अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन काइंड ऑफ मिक्स है, जहाँ पे you'll find people जो सांघी भी हैं, आरएसएस से बिलोंग करते हैं शाखा से, और ऐसे भी लोग हैं जो सीपीआई को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो कोई भी मेरे फैमिली में जब भी कोई त्योहार का माहौल होता है, तो इस समय हर समय इस बात का डिबेट होता है कि सांघी सही है या कम्युनिस्ट। तो इस माहौल के साथ मैं बढ़ रहा था, और हर फ्राइडे को 1 किलोमीटर वेस्ट में मेरे घर से एक मस्जिद है, और 1 किलोमीटर ईस्ट में चर्च है। तो संडे को अगर चर्च जाता था तो हर फ्राइडे को मस्जिद जाना होता था। और घर में तो दादी के थ्रू रामायण महाभारत सारी कहानियां सुनता था। लेकिन एक चीज थी जो लैक कर रही थी थ्रू आउट, कहीं ना कहीं जो हमारी हिंदुइज्म की ओपन आर्किटेक्चर, हम हिंदुइज्म को कभी कभी ओपन आर्किटेक्चर भी बुलाते हैं, या बोलते हैं काफी फ्लूइडिक है, कोई रिजिडिटी नहीं है। और दूसरे तरफ आप अगर देखेंगे, कम्युनिज्म हो गया या फिर अब्राहमिक फेस होते हैं, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ एनफोर्समेंट, और वो अपने हर बात को बहुत ही स्ट्रांगली प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। Correct. ये मेरे साथ भी हो रहा था, और कम्युनिस्ट आइडियाज मुझे काफी इन्फ्लुएंस कर रहे थे। जो परिवार के लोग कम्युनिज्म की बातें करते थे, काफी लगता था काफी रैशनल है। और जो अपने धर्म की बात थी, धर्म और रिलीजन में हालांकि बहुत फर्क है, बट हियर लेट्स सी दिस एज हिंदुइज्म। इसकी सारी बातें मुझे काफी सुपरस्टिशियस लगती थी, क्योंकि कहीं पे भी कोई सब्सटैंशियल और उतनी स्ट्रांगली कोई आके मुझे ये नहीं बताता था कि हाँ भाई, अगर पूजा के कमरे में तुमको चप्पल उतार के जाना है तो उसका कारण क्या है, अगर हम हवन कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है। कभी इसके रैशनल के बारे में किसी ने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया। और हर यंग बंदा चाहता है कि वो रिबेल बने। रिबेल बनना एक वोग है, अभी भी हर कोई, हर किसी न किसी तरह से हर कोई रिवॉल्यूशनरी बनना चाहता है। और कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट इस रिवॉल्यूशन की चीज को काफी जोर से पकड़ के रखे हैं। अगर अभी भी आप गूगल सर्च करेंगे रिवॉल्यूशन, तो आपको वो लाल मुट्ठी बंद नजर आएगा, और इट विल फर्दर लीड यू टू कम्युनिज्म। गूगल सर्च भी आपको उसी डायरेक्शन में ले जाता है। तो रिवॉल्यूशन का मतलब, या फिर रिबेल होने का मतलब, या चेंज लाने वाने का मतलब कम्युनिज्म ही होता है मैक्सिमम यूज के लिए, एज फर्स्ट पर्सपेक्टिव। मेरे फादर हिस्टोरियन है, मेरी मदर भी हिस्ट्री की पोस्ट ग्रेजुएट है, तो बचपन से मैं हिस्ट्री सुनता आया हूँ। बट एकेडमिक हिस्ट्री काफी डिफरेंट है देन हाउ एक्चुअली द प्राइमरी सोर्सेज टॉक अबाउट, काफी अलग हो जाता है। एकेडमिक हिस्ट्री मिलने की वजह से मैं भी आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जो कि अब आर्यन माइग्रेशन बन चुका है, और जैसा कि you were a believer in Aryan invasion theory. I was told to believe that, और पापा की बातों को बताने का नजरिया काफी अलग होता था। दिन में अगर मैं उनसे कुछ हिस्ट्री के बुक का कुछ डाउट लेके आता था, वो बताते हैं हाँ आर्यन सा है ये वगैरह वो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में तो कहानी वैसी लिखी हुई है। इनको मैं कहानी ही बोलता हूँ, फिक्शन ही बोलता हूँ। एनसीईआरटी की that is yet to be corrected. सो आर्यन साय और यहाँ के जो नेटिव थे द्रविडियन, उनको मार के भगा दिया, और बहुत ही परसिक्यूशन में बहुत कुछ हुआ।
लेकिन जब रात में फिर पापा से बात करता तो फिर वो धर्म की बातें करते थे। लेकिन फिर भी जो धर्म की बातें होती थी या फिर जो अपने इतिहास की बातें हैं, इतिहास जो पुराण है वो भी इतिहास ही है हमारे लिए। इतिहास की ये मुझे काफी कनेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि लॉजिकल वे में, रैशनल वे में चीजें एक्सप्लेन नहीं की जा रही थी। फिर और उसके बाद बचपन की कहानी तो चलती रही, लेकिन जैसे मैं 10+2 वगैरह क्रॉस करने के बाद आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट मैथमेटिक्स, आर्ट, फाइन आर्ट। मैं पेंटिंग्स किया करता था। सो मुझे लगा कि फाइन आर्ट और मैथमेटिक्स का अच्छा कॉम्बिनेशन, मैथमेटिक्स फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है आर्किटेक्चर। आई एंटर्ड इनटू आर्किटेक्चर स्कूल विद द होप दैट आई विल गेट अ गुड फ्यूजन, बट आर्किटेक्चर स्कूल में जाके दूसरी कहानी मुझे देखने को मिली। वो कहानी ऐसी थी कि आर्ट की बातें ज्यादा होती थी, साइंस की बातें कम होती थी, और कम्युनिज्म की बातें होती है जो कि बहुत डिल्यूजनल वे में आपको बताया जाता है। एंड इसके लिए भी आर्किटेक्चर स्कूल अपने आप में काफी रिस्पॉन्सिबल है। मेन स्ट्रीम में हम इसकी ज्यादा बात नहीं करते हैं कि आर्किटेक्चर स्कूल से कितने कम्युनिस्ट निकल रहे हैं, बट आई कैन वॉच फॉर दिस। मैं इसके लिए बिल्कुल वॉच कर सकता हूँ कि हर आर्किटेक्चर स्कूल में 90% लोग आपको कम्युनिस्ट ही मिलेंगे। उसका कारण ये है कि आर्किटेक्चर करिकुलम कंप्लीटली कम्युनिस्ट माइंडसेट से चलता है। आर्किटेक्चर करिकुलम में आपको चंडीगढ़ की बातें बताई जाएगी कि वो काफी अच्छी सिटी है। आपको ली कबूसियर के बारे में बताया जाएगा, और आपको ये भी बताया जाएगा कि कैसे वेस्टर्न आर्किटेक्चर काफी फ्लोरिश किया। आप लोगों को इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में बताया जाएगा। लेकिन द मोमेंट इट कम्स टू इंडियन आर्किटेक्चर, तो उसके लिए आपको एक सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, और वो भी अगेन अगर इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में बताया जा रहा है तो आपको अरेबिया के विंड टावर्स के बारे में बताएंगे। टेम्पल आर्किटेक्चर में जब आएंगे तो वहाँ की साइंस या रैशनल के बारे में वो कभी एक्सप्लेन नहीं करते हैं, वो जस्ट ब्रश्ड ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपके जो टेम्पल आर्किटेक्चर को जो अपने जो 7 चक्रों से रिलेट करते हैं और उस तरह से जो उसका सारा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है उसके बारे में बताया नहीं जाता है। और वास्तु, अगर कोई मुझे अभी भी एक इंसिडेंस याद है, एक स्टूडेंट ने वास्तु शास्त्र को कॉन्सेप्ट अज्यूम करके ये सेकंड ईयर की बात है, एक कुछ रेसिडेंस की डिजाइन बनाई थी, उसको काफी मॉक किया गया। लेकिन और उसका भी रीजन ये था कि हमने भी वास्तुशास्त्र को, अगर मैं किसी भी आर्किटेक्ट को, पता नहीं कितने जो धार्मिक फोल्ड से बिलोंग करते हैं आर्किटेक्ट हैं, वो भी कितने लोग वास्तुशास्त्र जानते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने टेक्स्ट को बहुत अच्छे से पढ़ें। वास्तुशास्त्र अपने आप में बहुत ही साइंटिफिक एस्पेक्ट है, और उसमें बहुत सारी बकवास चीजें भी आजकल ऐड कर दी गई हैं, जिसके वजह से काफी इरेशनल थॉट भी लोगों के अंदर चलता है। तो रिफाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बट कमिंग बैक टू व्हाट वाज हैपनिंग, उसके साथ साथ बिकॉज मुझे पढ़ने का काफी शौक था, हिस्ट्री का काफी शौक था, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आर्किटेक्चर काफी साथ साथ चलते हैं, क्योंकि हर किसी का डिजाइन अपने आप में यूनिक होना है। हर किसी का इमेजिनेशन जितना आगे बढ़ सके उतना अच्छा है। और कहीं ना कहीं जब आपका इमेजिनेशन या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी जब लिमिट नहीं रहती है तो चीजें गड़बड़ होनी शुरू होती है। चाहे वो रियल टाइम आप बिल्डिंग बना रहे हो या फिर आप वाद विवाद कर रहे हो या कुछ भी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए, और समझना चाहिए लोगों को व्हाट इट मींस। उसके साथ फिर आई वाज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉडर्निज्म अ लॉट। और किसी भी आर्किटेक्ट से आप पूछेंगे, जो फ्रेश आर्किटेक्ट है, वो क्या बनना चाहता है, किस तरह का आर्किटेक्ट, वो बोलेगा मैं तो ली कबूसियर बनना चाहता हूँ, ली कबूसियर की तरह आर्किटेक्चर करना चाहता हूँ। हमारे देश में भी काफी अच्छे आर्किटेक्ट्स हुए हैं, जैसे बीबी दोशी वाज अ गुड आर्किटेक्ट, वेरी गुड आर्किटेक्ट, आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज वर्क्स। लेकिन कभी किसी के आइडल बीबी दोशी नहीं बनेंगे, हर किसी के आइडल ली कबूसियर बनेंगे, वॉल्टर ग्रोपियस बनेंगे। They will talk about every modernist ideas। और मॉडर्निज्म और कम्युनिज्म का बहुत मेल मिलाप है। अच्छा। मॉडर्निज्म एक ऐसा मूवमेंट था जहाँ पे पीपल और उस सरलिज्म को रिजेक्ट कर चुके थे। उनका एक ही, अगर आर्किटेक्चर के टर्म्स में मैं इसको एक्सप्लेन करूं, पहले की बिल्डिंग में काफी एक्सप्रेशन होता था, बिल्डिंग यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फॉर्म्स। मॉडर्निज्म के साथ पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट फॉर्म फॉलोज फंक्शन, which means it's all about function। एक रेक्टेंगुलर डब्बे में जिंदगी आपकी सिमट जाएगी, फंक्शनैलिटी की बात। और उसके साथ साथ और मॉडर्निज्म के आइडियाज को जब आप फर्दर पढ़ेंगे, then you will further start connecting to, उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म में भी आएंगे, then you will read Derrida, then architecture theorists जितने भी हैं, वो सारे
Derrida and Gramsci are, of course, deadly people. The father of the new dogma. Yes, exactly. तो अब मे बी कभी हम इसके बारे में बात करेंगे. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. इसके साथ काफी आई वाज लिविंग अ लाइफ ऑफ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट व्हेन आई वाज रीडिंग दीस पीपल. Okay, so लेकिन we can talk about sometime in some future conversation. We can talk about cultural Marxism and postmodernism. Yeah. So और उसके साथ साथ सारे आर्किटेक्ट्स, बिकॉज सारे आर्किटेक्ट इसी प्रोसेस से निकले थे. द मोमेंट दे सॉ दैट आई हैव इंटरेस्ट इन लिटरेचर, मेरे सामने मार्क्स की किताब रखे जाने लगे थे. सो मैं मार्क्स को पढ़ना शुरू कर दिया. और बिकॉज मैं हॉस्टल में रहता था. जब आप हॉस्टल में रहते हैं, फैमिली से बिल्कुल कनेक्ट नहीं है. जो बंदा हर दिन सुबह 4:30 बजे उठ करके दादी के साथ पूजा रूम वगैरह साफ करता था, वो आज सुबह में आराम से 10:30 बजे उठ रहा है. जिंदगी बदल गई थी. और इट वाज नॉट द सेम इट वाज इन एट होम. काफी कुछ अलग होने लगा था. और विद द टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि शायद कम्युनिज्म इज द राइट वे. और बिकॉज सुपरस्टिशन, एवरीवन वांट्स टू थ्रो अवे सुपरस्टिशन. अभी भी मैं ट्विटर में भी लोगों को बोलता हूँ कि लेट्स नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ डॉगमास, वी नीड टू गेट रैशनल. जब तक हम रैशनल नहीं होंगे Communism is the biggest superstition, isn't it? Yes, completely. So further when I हमारे यहाँ जब धर्म, आगे अर्थ, और काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. तो Yes. आपका जो कम्युनिज्म है, क्लासिकल कम्युनिज्म, it just addresses one aspect. Yes, exactly. Earth. Yes. And that also in a very fraudulent way. हाँ, लेकिन आज जब कल्चरल मार्क्सिज्म में वगैरह में आ जाते हैं तो अर्थ वर्थ पीछे छूट जाता है. वो सिर्फ काम की बात करते हैं. एंड दैट काम also means not the काम in our own traditional dharmic sense, but in the sense of sexual gratification. Yes. So these are the worst kind of debasements that you can have. That is my opinion. Yes. Yes, I completely agree to it. This is what I have felt. I felt it flows in the same direction. और जब मैं आर्किटेक्चर फिलोसफर या थ्योरिस्ट को पढ़ रहा था और साथ में कार्ल मार्क्स की किताब, स्टालिन के वर्क्स को मैं पढ़ता था. स्टालिन ने काफी एसेज लिखे हैं. और एंड देन फिर आई रेड अ बिट अबाउट भगत सिंह दैट टाइम. सो एंड जब आपके आसपास कोई और आपका मेंटर नहीं है, सिर्फ आपके प्रोफेसर हैं और आसपास के स्टूडेंट हैं, और उसके कुछ दिनों के बाद अन्ना आंदोलन शुरू हो जाता है, तो मतलब वो आग में घी डालने के समान चीजें होने लगती है. आपने भी अन्ना आंदोलन में भाग लिया था क्या? हाँ, मैं काफी एक्टिव था. मैं उस वक्त नागपुर में था. मैं फ्रेश आर्किटेक्ट था उस वक्त. और नागपुर में आई वाज वर्किंग एज अ रिसर्च स्कॉलर विद द इंस्टीट्यूट. मैं अपने थीसिस को आगे बढ़ा रहा था. रिसर्च, माय थीसिस वाज ऑन रोल ऑफ अप्लाइड ज्योमेट्री इन डिराइविंग आर्किटेक्चरल फॉर्म्स. आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन कब और कैसे और क्यों शुरू हुआ? ये नागपुर में हुआ है. नागपुर की कहानी है. अच्छा. फिर फर्दर मैं आई बिकेम अ पार्ट ऑफ अन्ना आंदोलन. एंड अरविंद केजरीवाल तो बिल्कुल मेरे हीरो थे. एंड आई फेल्ट दैट दिस इज द मैन, दिस इज माय अनिल कपूर ऑफ नायक फिल्म. Who will That's a good one. और तो आर्किटेक्चर स्कूल में आई वाज गेटिंग टू इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स. तो आई रोट अ बुक दैट टाइम. माय फर्स्ट बुक केम व्हेन आई वाज 20. Okay. So what's the name of the book? Book was called Restart: An Architect's Journey to the Parliament House. Okay. So it was more about encouraging people to be a part of politics. Like how it was more about asking to fall in the idea of socialism, communism and all those things. And but the main motto was that people should take interest in politics. I still agree that students should really know politics well. They should start with the Constitution of India and even more. But coming back to it, अन्ना आंदोलन के बाद मैंने दूसरी किताब लिखी थी. It came during अन्ना आंदोलन. It was called Crossing the Line, where I glorified Naxalism too. Or so we've got an Naxal. So वो किताब and the protagonist मुझे लगता था कि वो अरविंद केजरीवाल है somehow.
protagonist is a HRD minister of the country who wants to revive education system. It was a fiction. Regarded Arvind Kejriwal as a Naxal? So interesting. Okay, carry on. या तो वो किताब आने के बाद while I was working as a research associate, I got a chance to go to Ajanta Caves and Ellora Caves with student on a study trip, and that was the time when whole transformation came. And till now, I never had any political affiliation. I never got into CPI or anything. I was communist by the idea that perhaps communism is a way which will help my country. Even when I was communist, I was Deshbhakt. I never had a kind of this thing that I want to pursue anything in politics that way. But मुझे लगा शायद ये देश के लिए सही मार्ग है. मतलब आप गंगाधर अधिकारी रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ी थी उस वक्त तक? उस वक्त मैंने नहीं पढ़ी थी. That time ये सारी बातें तो न मैंने अम्बेडकर को उस समय तक पढ़ा था. तो खैर उसके बाद I went on the study trip, और जब मैं अजंता केव के अंदर घुसा तो of course the structure is mesmerizing, everything is good, but what different I noticed was the section of the cave. When I say section, I don't know, normal people will understand it. Section of a building means when you cut a building with a plane, it is a section. Okay. So if you look at section of Ajanta cave, it is unlike to any other caves. जितने भी आप रॉक कट आर्किटेक्चर में जाओगे, केव्स के अंदर जाओगे, आप स्टेप इन करने के बाद यू राइज अप, पोडियम पे ऊपर आप चढ़ते हो अक्सर. अजंता केव के सेक्शन में डिफरेंस है. यू वॉक फॉर अ मीटर एंड हाफ, और उसके पहला डिप्रेशन, फिर दूसरा डिप्रेशन जो थोड़ा ज्यादा है, तकरीबन 1.5 फीट के आसपास, और फर्दर जब वो आगे बढ़ता है तो स्लोप अप, जैसे स्विमिंग पूल में जिस तरह से वो स्लोप अप होकर के वो मिलता है, उस तरह से वो मिलता है स्लोप की तरफ. So it was a very different kind of section. I got inquisitive. I asked जो गाइड थे हमारे, मैंने उनसे पूछा, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था. वैसे भी आजकल के गाइड तो हाफ बेक्ड होते हैं. They don't go deep into the philosophy. Yes. Symbols and or all our architecture. नहीं, हाँ बिल्कुल. It's very basic academic facts आपको वो दे सकते हैं. उनकी भी गलती नहीं, उनको जो पढ़ाया जाता है उसके शायद वो आगे बढ़ते हैं. Now coming, I met an architect called Professor Deshpande, architect Professor Deshpande, जो लोकल आर्किटेक्ट है औरंगाबाद के. उन्होंने मुझे पूरी इसकी कहानी बताई, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो गड्ढे हैं अजंता केव के अंदर, they were to do the paintings. मैं सरप्राइज हुआ, गड्ढे का क्या करना है पेंटिंग से. फिर उन्होंने बोला कि यूज कॉमन सेंस आवाज. मैं बोला ठीक है, गड्ढे का पेंटिंग है, तो पेंटिंग के लिए क्या चाहिए. मैंने बोला कलर चाहिए. बोला कलर कैसे होते थे उस वक्त, वो 2000 साल पहले, वो ऑर्गेनिक कलर्स थे जो प्लांट वगैरह से निकाले जाते थे. अब केव के अंदर डार्कनेस है, ऑर्गेनिक कलर्स आप यूज कर रहे हो. अब आपको लाइट चाहिए पेंटिंग करने के, लाइट आप कहाँ से लाएंगे. उस वक्त लाइट का 2 ही सोर्स था, सनलाइट या फायर. अगर आप फायर यूज करते तो ऑर्गेनिक पेंटिंग्स कार्बन से खराब हो जाते हैं. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, जिनको मैं बेवकूफ समझता, सुपरस्टिशियस मॉन्क्स या सन्यासी जो भी, वो वहाँ पानी स्टोर करते थे, और सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ को यूज करके वो रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइट जनरेट करते थे केव्स के अंदर. इट वाज टोल्ड टू मी एंड आई वाज लाइक वाओ. मैं बिल्कुल वहां पे पानी स्टोर करके सन रेज को इंसिडेंट करवाते थे, बिकॉज इट फेसेस साउथ कंप्लीटली. ओके. सो वाटर के थ्रू रिफ्लेक्शन एंड उसका जो आगे जो मैंने सेक्शन एक्सप्लेन किया, आगे की ओर जाके स्लोप की तरह वो मिलता है आगे जाकर के. So वहां के थ्रू वो रिफ्लेक्ट होकर के it used to completely spread into the cave. और उन्होंने मुझे अजंता केव का एक बेस मॉडल दिखाया जो उनके ऑफिस में पड़ा हुआ था. और वहां पे फिर छोटा सा लाइट रे को करके उन्होंने दिखाया कि हाउ इट वर्क्स, एंड आई वाज एस्टोनिश्ड, आई वाज स्टार्टल्ड कि जिनको मैं बेवकूफ समझ रहा था और क्या क्या जो सुपरस्टिशियस एंड व्हाट नॉट, दे वर यूजिंग द सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ समहाउ 2000 years back. And I got interested because I was modernist. I walked with the idea कि मुझे और साइंस के बारे में जानना है. So I further start. मैंने छोटा सा आउटलेट, अभी शायद 2 शॉप्स हैं अजंता केव्स के बाहर में, ASI के, वहां से मैंने कुछ किताबें उठाई जो भी मिल सकती थी. तो ASI की एक किताब में, in one of the book there were footnotes. वो footnotes were leading to bit of Upanishad and Buddhist architecture to reference to this painting, because उनका
और मेरी जर्नी शुरू हो गई। फिर मैं इंग्लिश वर्जन ही ढूंढना शुरू किया। फिर आप कैलाश टेम्पल भी गए होंगे, एलोरा वाले? Yes, yes, yes. Kailash Temple was again when I went there, I I felt like regard that. Kailash Temple as the finest example of architecture, 100 times better than Taj Mahal. Taj Mahal, see, it's about again. If I critically look at Taj Mahal as an architect, yes, it's the beauty of the material, Makrana marble, which can give you something. But in terms of architectural design, also, it's just one of those aspects of symmetry. Otherwise, you don't have anything so glorious called what you can call as a good architecture. Abhi agar, if I design for a client, if I'm given 50 crores of rupees, I can do miracles. But when I am given a raw material that was, these are the materials you have to तुमको locality से उठाने हैं और एक घर बनाना है, and then if I create something, this will be a marvelous architecture with appropriate technology. So Kailash Temple is a example of appropriate technology, appropriate use of architectural technology. Taj Mahal is nothing but just a kind of glorification of a very wealthy client. Okay. So very well. So it's my perspective about, if I look apart from any other bias, that what Shah Jahan did for money, and it's the money which I invested and what happened, that if I remove historical aspect of it and I look in terms of architecture, so this was it for me. So Kailash Temple, again, that was I was awestruck looking at the scale, magnitude and everything. But yes, the journey had begun. I started reading with the Buddhist literature, all English translation, and then somehow I fell into read Griffith Rigveda as a starter, and then thankfully, and I'm very thankful to my school. Though I'm not in touch with my school anymore, but I always tell that I'm very thankful to DAV Public School, that morning Gayatri Mantra and the evening Shanti part was one of the key factor which was able to hold me somewhere connected to the Indic ideas. Had that not been the case, शायद ये भी मुझ में उतना परिवर्तन नहीं ला सकता. So that was a changing point. और उसके बाद जितने में लिटरेचर में पढ़ता गया, I started reading Ambedkar के भी आइडिया साथ में पढ़ रहा था पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से. Have you learned Sanskrit? Yeah, I learned Sanskrit. That I had studied Sanskrit in school, but that was very elementary what we had taught. उसके बाद then first I started with the Griffith. But again, my dad himself told that when you read Griffith, उसमें बहुत सारे misinterpretation है. Like he explains about how Gaur can be interpreted as the light, and also it can go on to be the cow. The whole misconception based on which Professor Ganga, I don't remember who wrote that book on whole cow meat in Vedas. I don't remember the writer. Some Jha. Yeah. Yes. Yeah. So he is using Griffith to quote the things, and but whatever it may be. So that was my starting point, and then I got into the work of Dayanand Saraswati. He has done an enormous amount of his whole Rig Veda Bhashya, and all those helped me a lot to further. And the things started taking and changing. Even Aryan invasion thing was thrown away. And though my dad didn't help me in my earlier days, बाद में मेरे father बहुत instrumental रहे to give me the right material, कैसे इसको समझना है. And the things went on and on. And उसके बाद तो फिर that means we can say with fair justification that Ajanta and Ellora for curing your disease of communism. Yeah, it is absolutely. And I will definitely that Gayatri Mantra and Shanti part of the school were two of the very important catalysts which kept me binded into the whole thing. Otherwise ये शायद कभी नहीं हो पाता. Maybe, I don't know, but I see that it was an important factor. So how are your ex-comrades coping up with this defection? No, I have no more. My college friend don't talk a lot to me. Okay. Because you are an apostate. Yeah, and because and thankfully I'm not on Facebook. So because most of friends are on Facebook and they are not on Twitter. So still.
you're safe. So that way somehow I don't know how they will behave when they see me, because we do have to have, I did have banter with a lot of people during CA के समय पे. तो उनके ओपिनियन का मैंने बहुत लोगों को समझाने की कोशिश किया, कुछ समझे भी कुछ नहीं भी समझे. So issues The rate is still low. The conversion rate is still quite low. Yeah, it is. काफी. Okay, friends, this is Abbas for you, and a lot of ex-communists may be very happy with Abbas' journey. And to the people who are still in the fold, I would request them to have a look at Abbas' journey and try and plan a trip to Ajanta and Ellora, so that it may cure them of that disease called communism. Of course, they also have to realize that it is actually a disease, because unless you diagnose the disease, then you don't look for a cure. But here is Abbas, and we can present him to all the communists and tell them that, look, you are suffering from a disease, get out of it, diagnose it, and go to Ajanta and Ellora, go to the Indic path, and cure yourself and be enlightened. I'll just add one more thing, Sanjay sir. I do personally believe that a person who is leftist and who has actually walked on the true path of modernism and rationality cannot reject Hindu ideas at all. Any person who has been purposeful about being a leftist will come into the Hindu fold by any means. If you are not doing it, there is dishonesty in being the leftist too. Yes, then there are basically, as I say, there are three religions who follow dogma. Yes. And they follow what is called Shabda Praman. Yeah. If you have any regard, if you're rational and you have any regard for Pratyaksha Praman, it is inevitable that you will reject each of these three religions, which includes. Right. Thank you, Abbas. Right. Thank you for being with us. And we will continue these interesting series of conversations in future. Look forward to having you again. Thank you very much. Thank you. Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.